चलिए आप डिस्कस करते हैं फोर्स के बारे में। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में इसे हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं। एक शॉपिंग कार्ट को पुश करने से लेकर एक एप्पल के पेड़ से नीचे गिरने तक हर जगह फोर्स काम कर रहा है। ये एक इनविजिबल लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज है। आप सब ने साइकिल तो जरूर चलाई होगी, राइट? तो कभी सोचा है कि साइकिल चलाते वक्त पेडलिंग करना कभी-कभी इतना आसान और कभी-कभी इतना ज्यादा मुश्किल क्यों लगता है? इसी सिंपल से सवाल में फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। चलो इसको आगे समझते हैं। इमेजिन करो जब आप अपहिल साइकिलिंग कर रहे हो, यानी चढ़ाई पर जा रहे हो। पेडलिंग में कितनी मेहनत लगती है। ऐसा फील होता है जैसे कोई चीज आपको पीछे की तरफ खींच रही है। लेकिन जैसे ही आप डाउनहिल आते हो, यानी ढलान से नीचे, तो बिना पेडल मारे ही साइकिल तेजी से भागती है, एफर्टलेस। तो यहां एक अनसीन इन्फ्लुएंस है जो अलग अलग सिचुएशन में बदल जाता है। तो जब आप चढ़ाई पर साइकिल चला रहे हो, तो ये जो अपोजिंग इन्फ्लुएंस है, ये असल में है क्या? ये है ग्रेविटी। जब आप अपहिल पेडल करते हो, तो आप एक्चुअली अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट उससे फाइट करके आगे बढ़ रहे होते हो। अच्छा, एक और सिचुएशन सोचो। जब बहुत तेज हवा चल रही हो और आप उसके अगेंस्ट साइकिल चलाते हो, तब कैसा फील होता है? बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे कोई इनविजिबल वॉल, एक ना दिखने वाली दीवार आपको पीछे धक्का दे रही है। ये इनविजिबल वॉल ही एयर रेजिस्टेंस है। ये भी एक तरह का अपोजिंग इन्फ्लुएंस ही है। तो इन सभी केसेस में, चाहे आप पेडलिंग कर रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, टर्न ले रहे हो या हवा से लड़ रहे हो, एक चीज बिल्कुल कॉमन है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अपने आप चेंज नहीं होता। उसके मोशन को चेंज करने के लिए हमेशा एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ती है। और यही जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, जो कि एक पुश या पुल हो सकता है, बस इसी को हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं फोर्स। तो इन सिंपल वर्ड्स, फोर्स बेसिकली एक पुश या पुल ही है। ये है फोर्स की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, और एग्जाम्स के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल मार्क्स के लिए इसको वर्ड फॉर वर्ड ऐसे ही याद करना सबसे बेस्ट रहता है। इसके अकॉर्डिंग, फोर्स इज अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक फोर्स आखिर कर क्या क्या सकता है? एक फोर्स किसी रेस्ट पर रखी हुई चीज में मोशन स्टार्ट कर सकता है या किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है, उसको स्लो डाउन कर सकता है और यहां तक कि उसके मोशन का डायरेक्शन भी बदल सकता है। ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि फोर्स क्या है और वो क्या कर सकता है। लेकिन आखिर हम ये मेजर कैसे करें कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? कोई तरीका तो होगा ना? बिल्कुल। फोर्स को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट यानी एसआई यूनिट हम यूज करते हैं, वो है न्यूटन, और इसे हम कैपिटल एन से लिखते हैं। ये नाम ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में रखा गया है। अब आप सोचेंगे कि आखिर एक न्यूटन कितना फोर्स होता है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। जब आप एक फ्लैट रोड पर आराम से साइकिल चलाते हो, तो आप लगभग 50 से 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो। इससे आपको एक अंदाजा मिल जाता है, राइट? और अब जरा इस बार चार्ट को देखो। ये कितना क्लियरली दिखा रहा है कि फोर्स में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर नॉर्मल फ्लैट रोड पे साइकिलिंग में आप 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो वही एक स्टीप अपहिल यानी एक तीखी चढ़ाई पर आपको लगभग 300 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ सकता है। ये तो सीधा 3 टाइम्स ज्यादा फोर्स हो गया। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकलता है? बहुत सिंपल है। आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितना रेजिस्टेंस ओवरकम करना है, जैसे कि ग्रेविटी या एयर रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, आपको उसे जीतने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। चलो आप डिस्कस करते हैं फोर्स के बारे में। कभी सोचा आपने कि एक फुटबॉल जो ग्राउंड में ऐसी रखी है, वो अपने आप क्यों नहीं हिलती? या फिर सोचो, टेबल पर एक बुक रखी है, वो तब तक वहीं की वहीं रहती है जब तक हम उसे उठाते नहीं हैं, राइट? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, मतलब जैसी उसकी हालत है, वो खुद से चेंज नहीं करता। उसको चेंज करने के लिए ना एक एक्सटर्नल एजेंट यानी बाहर से किसी चीज की जरूरत पड़ती है। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ना, जो ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकता है, उसे ही हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं फोर्स। और इसकी डेफिनेशन क्या है? यही, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखो, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल ऐसे ही वर्ड फॉर वर्ड याद करना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हमने जाना कि फोर्स एक पुश या पुल है। बेसिकली इसके 2 मेन टाइप्स हैं। पहला है पुश। पुश का मतलब है जब हम फोर्स अपनी बॉडी से दूर की तरफ लगाते हैं, जैसे फुटबॉल को किक करना या एक ड्रॉअर को बंद करना, सिंपल। और दूसरा है पुल।
पुल मतलब फोर्स को अपनी बॉडी की तरफ लगाना, जैसे दरवाजा खोलना या एक लगेज बैग को खींचना। ये एग्जाम्पल से इन दोनों के बीच का डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, राइट? चलो इस भारी बॉक्स को देखो, क्या लगता है ये अपने आप हिल सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर इस पर कोई भी फोर्स एक्ट ना करे ना, तो ये फॉरएवर हमेशा के लिए स्टेशनरी ही रहेगा। ऐसा लगता है जैसे हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी, एक आदत होती है कि वो अपनी जगह पर ही रहना चाहता है। तो ऑब्जेक्ट की इसी रेजिस्टेंस को, मतलब उसकी जो ये जिद है ना कि मैं अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करूंगा, इस प्रॉपर्टी को हम एक स्पेशल नाम देते हैं और वो नाम है इनर्शिया। अगर आसान भाषा में समझना है तो आप इसको ऑब्जेक्ट का लेजीनेस या उसकी स्टबर्ननेस भी बोल सकते हो। सिंपल फंडा है, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। ओके, सो इस लेजी या स्टबर्न इस बॉक्स को मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, एक पर्सन को उसके साथ इंटरैक्ट करना होगा। इसका मतलब है उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा और एक फोर्स अप्लाई करना होगा। और पता है, ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना, इसी को हम साइंस में कहते हैं इंटरैक्शन। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। फोर्स अप्लाई होने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन होना एब्सोल्युटली जरूरी है। सो यहां पर आती है सबसे क्रूशियल बात। हम जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो पुश हो या पुल, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो बॉक्स के इनर्शिया यानी उसके आलसपन को ओवरकम कर सके, उससे ज्यादा पावरफुल हो। जब आपका लगाया हुआ फोर्स उसके इनर्शिया से जीत जाएगा ना, बस तभी वो बॉक्स मूव करना शुरू करेगा। तो सारी कहानी क्या है? फोर्स इज अप्लाइड टू ओवरकम इनर्शिया। तो चलो एक बार फिर से इनर्शिया की फॉर्मल डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। ये वो डेफिनेशन है जो आपको सीधा एग्जाम्स में लिखनी है। An object resists a change in its state of rest or of uniform motion. This property is called inertia. और ये प्रॉपर्टी हर ऑब्जेक्ट में होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो छोटा है या बड़ा। ओके, हमने फोर्स समझ लिया, इनर्शिया समझ लिया, लेकिन फोर्स को मेजर कैसे करते हैं? देखो, हर चीज़ की एक यूनिट होती है। तो फोर्स की स्ट्रेंथ यानी उसका मैग्नीट्यूड हम एक स्पेशल यूनिट में मेजर करते हैं। इस यूनिट का नाम है न्यूटन और इसका सिंबल है कैपिटल N। और हाँ, इसका नाम ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के ऑनर में रखा गया है। पर ये एक न्यूटन होता कितना है? लेट्स गेट एन आइडिया। इमेजिन करो, जब एक पर्सन एक भारी सी कबोर्ड को रूम में एक जगह से दूसरी जगह पुश करता है, तो पता है वो कितना फोर्स लगा रहा होता है? अराउंड 200 से 300 न्यूटन्स। इससे आपको फोर्स के मैग्नीट्यूड का एक अच्छा खासा रियल वर्ल्ड फील आ जाएगा। और फोर्सेस इससे कहीं ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं। आपने टग ऑफ वॉर यानी रस्साकस्सी का गेम तो देखा ही होगा। जब पूरी टीम एक साथ पूरी ताकत से पुल करती है तो वो 1000 न्यूटन से भी ज्यादा का एक मैसिव पुलिंग फोर्स जनरेट कर सकती है। यहाँ क्या हो रहा है? सबके इंडिविजुअल फोर्सेस कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन हम अभी भी बड़े फोर्सेस की बात नहीं कर रहे। फोर्सेस इससे भी कई गुना अनइमेजिनेबल बड़े हो सकते हैं। जरा सोचो, जब एक रॉकेट स्पेस में लॉन्च होता है तो उसके पावरफुल इंजन्स मिलियंस ऑफ न्यूटन्स का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। कैन यू बिलीव दैट? मिलियंस! अर्थ की इतनी पावरफुल ग्रेविटी को ओवरकम करके स्पेस में जाने के लिए इतने ही जबरदस्त फोर्स की जरूरत पड़ती है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। सो फोर्स ये एक ऐसी चीज है ना जिसे हम अपनी आंखों से डायरेक्टली देख ही नहीं सकते। इट्स टोटली इनविजिबल। लेकिन, और यही इसकी खास बात है, इसके असर को यानी इसके इफेक्ट्स को हम अपने आसपास हर जगह हर मोमेंट फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सच पूछो तो फोर्स ही है जो हमारी पूरी दुनिया को मूव करता है, रोकता है और यहां तक कि शेप भी देता है। तो चलो सबसे पहले इफेक्ट की बात करते हैं। सो फोर्स का सबसे पहला और सबसे कॉमन इफेक्ट क्या है? सिंपल है, ये किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को यानी कि कोई भी रुकी हुई चीज को मूव कर सकता है। अगर कोई चीज स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसे स्टेट ऑफ मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसका ना एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। मान लो एक कार सड़क पे खराब हो गई, रुक गई है। अब उसे स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? धक्का लगाते हैं, राइट? ये जो हम पुश कर रहे हैं, बस यही तो है वो एक्सटर्नल फोर्स। और यही फोर्स उस कार को उसकी रुकी हुई हालत से यानी उसके स्टेट ऑफ रेस्ट से मूव करके स्टेट ऑफ मोशन में ले आता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी उल्टे इफेक्ट पे। देखो, जैसे फोर्स किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, ठीक उसी तरह एक फोर्स किसी चलती हुई चीज को रोक भी सकता है। यह भी फोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, याद रखना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? फुटबॉल मैच में। इमेजिन करो, बॉल बहुत तेजी से गोल की तरफ आ रही है, तो गोलकीपर क्या करता है? वो अपने हाथों से एक जबरदस्त अपोजिंग फोर्स अप्लाई करता है और इसी फोर्स की वजह से उस फास्ट मूविंग फुटबॉल का स्टेट ऑफ मोशन बदलकर स्टेट ऑफ रेस्ट हो जाता है और गोल सेफ।
सिंपल। तो अब तक हमने क्या समझा कि फोर्स स्टार्ट कर सकता है और स्टॉप कर सकता है, लेकिन बस इतना ही नहीं, फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। जैसे कार चलाते वक्त जब हम एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं तो इंजन ज्यादा फोर्स लगाता है और कार की स्पीड बढ़ जाती है, और इसका उल्टा, जब हम ब्रेक सप्लाई करते हैं तो एक ऑपोजिट फोर्स लगता है जो कार को सीधा स्लो डाउन कर देता है। सो स्पीड इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। अच्छा, अब एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट जो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझना। फोर्स सिर्फ स्पीड ही नहीं बदलता, बल्कि वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। समझ रहे हो? यानी वो उसके पाथ को, उसकी ट्रेजेक्टरी को पूरी तरह से बदल सकता है। और इसके लिए क्रिकेट से बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोचो, बॉलर ने एकदम सीधा बॉल फेंका, लेकिन बैट्समैन क्या करता है? वो अपने बैट से एक ऐसी जगह फोर्स अप्लाई करता है कि बॉल की डायरेक्शन पूरी तरह बदल जाती है। सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए लगे इस फोर्स से वही सीधी आती हुई बॉल बाउंड्री की तरफ एक बिल्कुल नए डायरेक्शन में निकल जाती है। अमेजिंग, राइट? ओके, सो अब तक हमने मोशन की बात की, स्टार्ट, स्टॉप, स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज। लेकिन क्या फोर्स का असर सिर्फ मोशन पर ही होता है? बिल्कुल नहीं। फोर्स का असर ऑब्जेक्ट के फिजिकल फॉर्म पर, यानी उसके शेप और साइज पर भी होता है। चलो इस टेबल को देखते हैं, इससे आराम से समझ आएगा। जब हम एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं यानी खींचते हैं तो फोर्स लगने से उसका शेप चेंज हो जाता है ना? लेकिन जैसे ही फोर्स हटाते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसे कहते हैं टेम्पररी चेंज। दूसरी तरफ जब मम्मी घर पे आटे को गूंथती हैं यानी नीडिंग डो, तो उस पर फोर्स लगाने से उसका शेप परमानेंटली चेंज हो जाता है। फिर उससे हम चपातीज बना सकते हैं, वो वापस पहले जैसा नहीं बनता। अब जरा इस नंबर को देखो, 300 न्यूटन्स। ये एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। पता है ये क्या है? एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो बॉल को हिट करता है ना, तो वो लगभग इतना मैसिव, इतना ज्यादा फोर्स लगा सकता है। सोचो जरा, ये इतना पावरफुल फोर्स ही है जो बॉल के मोशन को इतनी ड्रामेटिकली चेंज कर देता है कि उसे 100 मीटर दूर भेज देता है। दैट्स सम सीरियस पावर। और आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये समझना जरूरी है कि फोर्स का असर हमेशा इमीडिएट या जबरदस्त नहीं होता। कभी कभी एक छोटा सा, कमजोर सा लगने वाला फोर्स भी, जैसे कि हवा, जब हजारों साल तक कंटिन्यूअसली बिना रुके लगता रहता है तो वो रेत के बड़े बड़े पहाड़ यानी सैंड ड्यून्स बना सकता है। इससे हमें फोर्स के इनक्रेडिबल लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का पता चलता है। चलो अब डिस्कस करते हैं फोर्स के बारे में। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम हर दिन हर पल एक्सपीरियंस करते हैं। गाड़ी चला रहे हो या फिर दरवाजा खोल रहे हो, हर जगह फोर्स का ही तो पूरा खेल है। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। फोर्स है क्या? देखो, सिंपल वर्ड्स में कहें तो फोर्स इज अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज पर लगने वाला धक्का या खींचाव। लेकिन यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसके बिना फोर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अधूरा है, और वो है इंटरैक्शन। ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि फोर्स कभी भी अकेला यानी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक फोर्स के लिए हमेशा कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरैक्ट करना जरूरी है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज इंटरैक्शन ही सब कुछ है। अगर इंटरैक्शन नहीं तो फोर्स भी नहीं। सिंपल एज दैट। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो जब आप अपने हाथ से एक टेबल को पुश करते हो, आगे धकेलते हो, तो इस केस में आपका हाथ यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट उस टेबल पर यानी सेकंड ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये हुआ इस इंटरैक्शन का पहला पार्ट। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक उसी टाइम पर वो टेबल यानी हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट, वो भी आपके हाथ पर एक बिल्कुल इक्वल फोर्स लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है। सोचा है कभी? तभी तो आपको अपने हाथ पर प्रेशर फील होता है। ये है इस डायरेक्शन का दूसरा और उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो अब जब हम इंटरैक्शन अच्छे से समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फोर्सेस कितने तरह के होते हैं। देखो, बेसिकली दो मेन टाइप्स हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और हाँ, एग्जाम के लिए इनका कंपैरिजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बैलेंस्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो इसमें दो इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करते हैं। इससे क्या होता है? नेट फोर्स हो जाता है 0 और ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यहाँ फोर्सेस अनइक्वल होते हैं, इसलिए नेट फोर्स 0 नहीं होता और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच। सोचो, अगर दोनों टीम्स बिल्कुल बराबर इक्वल फोर्स से रोप को खींच रही हैं
मान लो 100 न्यूटन्स इधर से और 100 न्यूटन्स ही उधर से, तो क्या होगा? सिंपल, रोप अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं और इसलिए नेट फोर्स है 0। लेकिन अब सोचो, अगर एक टीम थोड़ा ज्यादा जोर लगा दे, जैसे कि 150 न्यूटन से खींचना शुरू कर दे, जबकि दूसरी टीम अभी भी 100 न्यूटन्स पर ही है, तो अब रोप उस टीम की डायरेक्शन में मूव करने लगेगी जिस तरफ ग्रेटर फोर्स है। क्यों? क्योंकि अब फोर्सेस अनइक्वल हो गए हैं, यानी कि अनबैलेंस्ड, और यहाँ एक नेट फोर्स है जो उस रोप को मूव कर रहा है। देखा कितना सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। ऑलराइट, तो अब तक हमने समझ लिया कि फोर्स क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन अब एक नेचुरल सा सवाल दिमाग में आता है कि ठीक है, फोर्स लग रहा है, पर उसकी स्ट्रेंथ को, उसके जोर को आखिर हम मेजर कैसे करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि फोर्स की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट यानी एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। और जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, इसका नाम महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में रखा गया है और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। ठीक है, यूनिट तो पता चल गई, पर ये 1 न्यूटन आखिर होता कितना है? इसको फील करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन करो कि आपके हाथ की हथेली में एक मीडियम साइज का एप्पल रखा है जिसका मास लगभग 100 ग्राम्स है। बस उस एप्पल को होल्ड करने के लिए आपको जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, वही रफली 1 न्यूटन के बराबर है। देखो कितना सिंपल और रिलेटेबल एग्जाम्पल है ना? चलो अब आते हैं इसकी प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन पर। ये वो डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम्स में लिखनी है, तो ध्यान से सुनना। 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज अ मास ऑफ 1 kg to accelerate at a rate of 1 meter per second squared। मतलब 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 kg मास के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड का एक्सेलरेशन पैदा कर दे। यहाँ मास कितना है? 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। और पता है, ये जो 3 चीज़ों की हमने बात की, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इन तीनों के बीच में एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप हमें एक इतना क्रूशल, इतना पावरफुल फॉर्मूला देता है जो आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो वो फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, यानी F इक्वल्स m इंटू a। इसको हमेशा के लिए याद कर लो। ये फॉर्मूला इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इसी एक फॉर्मूला से सॉल्व होंगे, इसलिए इस फॉर्मूला को बिल्कुल अच्छे से समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कॉन्टैक्ट एंड मस्कुलर फोर्स के बारे में। इस एक्सप्लेनर में हम आराम से समझेंगे कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स आखिर है क्या और हमारी बॉडी की मसल्स यानी कि मस्कुलर फोर्स एग्जैक्टली काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि कोई भी फोर्स अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक इंटरैक्शन होना कंपलसरी है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर इस ब्लॉक को आगे बढ़ाना है तो हाथ का उसे टच करना यानी इंटरैक्ट करना ज़रूरी है। इंटरैक्शन के बिना फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसी इंटरैक्शन के बेसिस पर हम फोर्सेस को मोटा-मोटा 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जैसा नाम से ही क्लियर है, तभी एक्ट करते हैं जब ऑब्जेक्ट्स फिजिकली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हों, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस दूर से भी एक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्सेस पर रहेगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स आखिर होता क्या है? एग्जाम्स के लिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। A force that acts on an object by direct contact with it। इसका सीधा सा मतलब है कि फोर्स लगने के लिए ऑब्जेक्ट्स का आपस में फिजिकली टच होना ही पड़ेगा। यही इसकी सबसे ज़रूरी कंडीशन है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखें। और इसी कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे बेहतरीन और कॉमन एग्जाम्पल है हमारा मस्कुलर फोर्स। ये वो फोर्स है जो हमारी बॉडी की मसल्स के एक्शन से ही पैदा होता है। और इसे कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं? सिंपल, क्योंकि ये फोर्स भी तभी अप्लाई होता है जब हमारी मसल्स किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट टच में आती हैं। आप सोचिए, हम अपनी डेली लाइफ में सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक हर छोटे बड़े फिजिकल एक्शन के लिए मस्कुलर फोर्स का ही तो यूज़ करते हैं। ये इतना कॉमन है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन हमारे हर मूवमेंट के पीछे यही फोर्स काम कर रहा है। चलिए इसके कुछ आम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग या जंपिंग, या फिर अपना स्कूल बैग उठाना हो या किसी ट्रॉली को पुश करना हो। इन सभी एक्टिविटीज़ में हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिससे मस्कुलर फोर्स जनरेट होता है
और हम काम कर पाते हैं। और हाँ, ये फोर्स सिर्फ हम इंसानों तक ही लिमिटेड नहीं है। एनिमल किंगडम में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सालों से बुलक्स अपने पावरफुल मस्कुलर फोर्स का यूज करके खेत जोतते आए हैं, या हॉर्सेस और कैमल्स अपनी मसल पावर से भारी गाड़ियों को पुल करते हैं। ये सब मस्कुलर फोर्स के ही तो शानदार एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। क्या मस्कुलर फोर्स सिर्फ उन्हीं एक्शंस के लिए है जो हमें बाहर से दिखते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस नॉन स्टॉप चल रहे हैं, उनका क्या वहां भी इस फोर्स का कोई रोल है? और इसका जवाब है बिल्कुल। मस्कुलर फोर्स हमारे इंटरनल बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ही वाइटल है, यानी एक्सट्रीमली ज़रूरी है। हमें इसका एहसास तक नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये फोर्स कंटिन्यूअसली काम करता रहता है ताकि हम आराम से जिंदा रह सकें। तो चलिए देखते हैं बॉडी के अंदर ये फोर्स कैसे काम करता है। नंबर 1, हमारे लंग्स। डायाफ्राम नाम की एक मसल के फोर्स से ही एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हम सांस ले पाते हैं। नंबर 2, हमारा हार्ट। ये तो खुद एक पावरफुल मस्कुलर ऑर्गन है जो बिना रुके 24/7 ब्लड पंप करता है। और नंबर 3, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी फूड पाइप की मसल्स ही उससे पुश करके हमारे स्टमक तक पहुंचाती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। हमारी ह्यूमन बॉडी जो मस्कुलर फोर्सेस प्रोड्यूस कर सकती हैं, वो अक्सर हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। चलिए कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स देखते हैं। शुरुआत करते हैं एक अमेजिंग फैक्ट से। जब हम सिंपली खाना चबाते हैं तो हमारे जॉ के मसल्स लगभग 700 न्यूटन्स तक का फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक छोटी मोटरसाइकिल के वेट के बराबर का फोर्स है। इतना पावरफुल। और अब आते हैं हमारे हार्ट की पावर पर। हमारा दिल हर रोज कंटिन्यूअस मस्कुलर फोर्स का यूज करके लगभग 7000 लीटर्स ब्लड पंप करता है। इससे आप हमारी इंटरनल मसल्स की एंड्योरेंस का अंदाजा लगा सकते हैं, जो बिना थके पूरी जिंदगी काम करती रहती हैं। और अगर हम पीक ह्यूमन मस्कुलर फोर्स की बात करें तो जो ट्रेन्ड एथलीट्स होते हैं जैसे कि वेट लिफ्टर्स, वो लिफ्टिंग इवेंट्स के टाइम 2000 न्यूटन से भी कहीं ज़्यादा का फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट टेकअवे ये है कि मस्कुलर फोर्स, जो कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो एक्सटर्नल एक्शन हो या इंटरनल फंक्शन, एक बहुत ही फंडामेंटल और पावरफुल रोल प्ले करता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में हर पल, हर सिंगल मोमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे हम चल रहे हों या गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हों। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कभी सोचा है जब आप जमीन पर एक बॉल को रोल करते हो तो वो थोड़ी दूर जाकर अपने आप ही क्यों रुक जाती है? उस पे ऐसी कौन सी इनविजिबल फोर्स काम कर रही है जो उसे रोक देती है? वो इनविजिबल फोर्स है फ्रिक्शन। और ये जो डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड याद कर लेना। फ्रिक्शन एक ऐसी कॉन्टैक्ट फोर्स है जो तभी एक्शन में आती है जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं। और इसका सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ठीक उसके ऑपोजिट यानी लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगी। बेसिकली फ्रिक्शन का मेन काम ही मोशन का दुश्मन बनना है, उसके अगेंस्ट काम करना है। तो सवाल ये है, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन? आखिर ये होती क्यों है? और क्या जो सर्फेसेस हमें एकदम स्मूथ, एकदम चिकने दिखते हैं, क्या उनके बीच में भी फ्रिक्शन होती है? चलो इसको समझने के लिए लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। सो हियर्स द माइक्रोस्कोपिक सीक्रेट। देखो, कोई भी सर्फेस, चाहे वो देखने में कितना ही स्मूथ क्यों ना लगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसमें बहुत सारी छोटी छोटी इनविजिबल इरेगुलरिटीज होती हैं। इन्हें आप हिल्स एंड वैलीज की तरह इमेजिन कर सकते हो। जब दो ऐसे सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो ये इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे में फंस जाती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे दो हेयर ब्रशेस को एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ो तो उनके ब्रिसल्स फंस जाते हैं। यही इंटरलॉकिंग एक रेजिस्टेंस पैदा करती है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब साफ है, फ्रिक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि सर्फेसेस का नेचर कैसा है। जो रफ सर्फेसेस होते हैं जैसे कारपेट, सैंड या रोड, उनमें इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए उनमें इंटरलॉकिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है और फ्रिक्शन हाई होती है। दूसरी तरफ जो स्मूथ सर्फेसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, आइस या गीला फ्लोर, उनमें इरेगुलरिटीज कम होती हैं, इसलिए इंटरलॉकिंग भी वीक होती है और फ्रिक्शन लो होती है। और इसका एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है आइस पर चलना। इट्स सो डिफिकल्ट, राइट? ऐसा क्यों है?
क्योंकि आइस एक बहुत ही स्मूथ सरफेस है। इनफैक्ट आइस पर फ्रिक्शन नॉर्मल जमीन के कंपैरिजन में 1/10 तक कम हो सकती है। इतनी लो फ्रिक्शन की वजह से ही हमारे शूज स्लिप करते हैं और हमें चलने के लिए अब प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पाता। तो अब इतना सब जानने के बाद एक क्वेश्चन मन में आता है, इज फ्रिक्शन गुड फॉर अस और बैड फॉर अस? ये हमारी लाइफ में एक हीरो का रोल प्ले करती है या एक विलेन का? वेल, द ट्रूथ इज फ्रिक्शन दोनों है। एक तरफ फ्रिक्शन एक हीरो है, एक एसेंशियल फोर्स है। इसी की वजह से हम बिना फिसले जमीन पर चल पाते हैं, कार्स सेफली ब्रेक लगाकर रुक पाती हैं और हम पेन या चॉक से लिख पाते हैं। इवन हम चीजों को होल्ड भी फ्रिक्शन की वजह से ही कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ्रिक्शन एक विलन भी है, अ न्यूसेंस। ये मशीन के पार्ट्स और हमारे जूतों के सोल्स को घिस देती है, इंजन्स में अनवांटेड हीट पैदा करती है, जिससे एनर्जी वेस्ट होती है, और इसी की वजह से गाड़ियों के टायर्स में वेयर एंड टेयर होता है। फ्रिक्शन का एक और इम्पोर्टेंट अनसीन इफेक्ट है हीट। जब भी फ्रिक्शन होती है तो मोशन की एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी हमेशा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यही रीजन है कि जब कोई मशीन चलती है तो उसके मूविंग पार्ट्स गर्म हो जाते हैं। और इस पॉइंट को आप अभी राइट नाउ खुद फील कर सकते हैं। अपने हाथों को जोर से विग्रसली 1 मिनट के लिए रब कीजिए। You'll feel the warmth, right? आपके हाथ गर्म हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्रिक्शन ने आपकी स्किन का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। अभी तक हमने जितनी भी बात की वो सॉलिड्स के बीच के फ्रिक्शन थी। लेकिन क्या फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही होती है? What about in the air or in water? Absolutely. फ्लूइड्स में भी फ्रिक्शन होती है और इससे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग। ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स और गैसेस उन ऑब्जेक्ट्स पर लगाते हैं जो उनके थ्रू मूव कर रहे होते हैं। और हाँ, सॉलिड फ्रिक्शन की तरह ड्रैग भी हमेशा मोशन को अपोज करती है। एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ अक्सर कंफ्यूज होते हैं। फ्लूइड्स का मतलब सिर्फ लिक्विड्स नहीं होता, गैसेस जैसे कि एयर भी फ्लूइड्स में आती हैं। ड्रैग तो हमारे आसपास हर जगह है। जब एक स्विमर पानी में तैरता है तो उसे पानी का जो रेजिस्टेंस फील होता है वो वाटर ड्रैग है, और जब एक पैराशूटिस्ट प्लेन से जंप करता है तो वो हवा के रेजिस्टेंस यानी एयर ड्रैग का यूज करके ही अपनी स्पीड को सेफली स्लो डाउन करता है। तो अगर हमें हवा या पानी में फास्ट और एफिशिएंटली मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल प्लेन या शिप में, तो हमें इस ड्रैग को कम करने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट, इसका परफेक्ट सोल्यूशन हमें कहीं और नहीं बल्कि नेचर में ही मिलता है। और वो सोल्यूशन है स्ट्रीमलाइन शेप। ये एक बहुत ही स्पेशल शेप होती है जो आगे से पॉइंटेड और पीछे से टेपरिंग होती है, यानी पतली होती जाती है। इस अमेजिंग शेप की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मिनिमम रेजिस्टेंस या ड्रैग के साथ मूव कर सकता है। बेसिकली ये शेप फ्लूइड को आसानी से कट करते हुए आगे बढ़ती है। और नेचर तो स्ट्रीमलाइनिंग की मास्टर है। बर्ड्स की बॉडी नेचुरली स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि वो हवा में आसानी से कम एनर्जी यूज करके उड़ सके। बिल्कुल उसी तरह फिश की बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, जिससे वो पानी में कम एफर्ट लगाकर तैर पाती हैं। और हम इंसानों ने, आर इंजीनियर्स, उन्होंने नेचर से ही इंस्पिरेशन ली है। एरोप्लेन्स को बर्ड्स की तरह शेप किया जाता है ताकि एयर ड्रैग को कम किया जा सके। शिप्स और सबमरीन्स को फिश की तरह शेप किया जाता है वाटर ड्रैग को कम करने के लिए। यहाँ तक कि सुपरफास्ट रेस कार्स की भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है ताकि वो हाई स्पीड्स अचीव कर सकें। सो यू सी, एक सरफेस पर मौजूद उन छोटे छोटे टाइनी इंटरलॉकिंग हिल्स से लेकर एक जायंट एरोप्लेन की शेप तक फ्रिक्शन एक ऐसी फंडामेंटल फोर्स है जो न सिर्फ हमारी दुनिया को बल्कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को भी शेप कर रही है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड उसमें मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, जरा इसे देखो, ये मैग्नेट हवा में फ्लोट कर रहा है बिना किसी सपोर्ट के। लग रहा है ना बिल्कुल जादू जैसा, पर ये कोई मैजिक नहीं है दोस्त, इसके पीछे है प्योर साइंस। तो चलो आज इसके पीछे की इनविजिबल पावर को ही समझते हैं। तो ये जो फिनोमिनन है ना, जहां फोर्सेस बिना टच किए ही काम कर जाती हैं, इसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। बेसिकली अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद इट। इसका एक और नाम भी है, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, मतलब दूर से ही एक्शन हो जाता है।
जनरली 3 तरह की में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इनकी पावर का अंदाज़ा लगाना है ना, तो बस इतना सोचो। हमारा सन अपनी अर्थ को 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर से अपनी ऑर्बिट में पकड़ के रखता है, सिर्फ अपनी ग्रेविटी से। ये है असली पावर ऑफ एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो आज हम इनमें से सबसे पहली फोर्स पर फोकस करने वाले हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ये वो फोर्स है जो एक मैग्नेट कुछ खास चीज़ों पर, जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट पर या फिर दूसरे मैग्नेट्स पर एक्सर्ट करता है। अब देखो, मैग्नेटिक फोर्स का ये नॉन कॉन्टैक्ट नेचर यहाँ कितना क्लियर दिख रहा है। एक मैग्नेट एक आयरन नेल को दूर से ही खींच लेता है, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत ही नहीं है। ये फोर्स आप समझ लो एक इनविजिबल ब्रिज जैसा काम करती है और नेल को अपनी तरफ पुल कर लेती है। और पता है, कुछ मैग्नेट्स तो कमाल के पावरफुल होते हैं। एक एग्जाम्पल है नियोडीमियम मैग्नेट्स। ये स्पेशल रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, मतलब कमर्शियली जितने भी परमानेंट मैग्नेट्स मिलते हैं ये उनमें सबसे स्ट्रांग है। ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अपने खुद के वेट से 1000 गुना से भी ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकते हैं। सोचो, मोर देन 1000 टाइम्स का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास एक छोटा सा 1 ग्राम का मैग्नेट है तो वो 1000 ग्राम्स यानी पूरे 1 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन उठा सकता है। जस्ट इमेजिन, एक छोटा सा कॉइन पूरी 1 किलो चीनी की बैग उठा ले। कितनी जबरदस्त स्ट्रेंथ है इस छोटी सी चीज में। और एक अमेजिंग बात बताऊं, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ हम इंसान ही यूज नहीं करते, नेचर इसे हमसे बेहतर यूज करती है। एग्जाम्पल के लिए माइग्रेटरी बर्ड्स को ले लो। ये जो हजारों किलोमीटर्स ट्रैवल करती है ना, ये अर्थ के इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड को एक पर्सनल जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम की तरह यूज करती हैं। उनके अंदर लिटरली एक नेचुरल इंटरनल कंपास फिट होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो हम सब के लिए एक जायंट इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है। ये हमें सन से आने वाले सुपर हार्मफुल चार्ज्ड पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है, जिनको सोलर विंड कहते हैं। ये फील्ड इन डेंजरस पार्टिकल्स को हम तक पहुंचने से पहले ही रास्ते से हटा देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। और ये मत सोचना कि ये पार्टिकल्स धीरे धीरे आते हैं। इन सोलर पार्टिकल्स की एवरेज स्पीड पता है कितनी है? 400 किलोमीटर्स पर सेकेंड। कैन यू बिलीव इट? हर सेकंड हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमें इतने हाई स्पीड डेंजर से बचा रहा है। अमेजिंग, राइट? तो आखिर ये मैग्नेटिक फोर्स काम कैसे करती है? इसको ठीक से समझने के लिए हमें बस इसके 2 फंडामेंटल लॉज को जानना होगा। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं जो सारे के सारे मैग्नेटिक इंटरैक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये रहे वो 2 बेसिक लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। पहला है अट्रैक्शन। अनलाइक पोल्स पुल ईच अदर, मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। और दूसरा लॉ है रिपल्शन। लाइक पोल्स पुश ईच अदर अवे, यानी कि 2 नॉर्थ पोल्स या फिर 2 साउथ पोल्स हमेशा एक दूसरे को दूर धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। चलो पहले लॉ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अट्रैक्शन। जब एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास आता है, यानी कि अनलाइक पोल्स, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं। सिंपल फंडा है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ओके, अब आते हैं दूसरे लॉ पर, रिपल्शन। जब 2 सेम पोल्स जैसे कि 2 नॉर्थ पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को पुश करते हैं, दूर धकेलते हैं। इसी को कहते हैं रिपेल करना। फोर्स एरो से आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो चलो अब वापस चलते हैं अपनी स्टार्टिंग वाली मिस्ट्री पर। याद है वो फ्लोटिंग मैग्नेट? अब जब आप मैग्नेटिज्म के ये 2 सिंपल लॉज जानते हो, तो क्या अब आप गेस कर सकते हो कि वो मैग्नेट हवा में कैसे फ्लोट कर रहा था? देखो, इसका सोल्यूशन अब बहुत सिंपल लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे वाले मैग्नेट और ऊपर वाले मैग्नेट के लाइक पोल्स, मान लो नॉर्थ और नॉर्थ, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, एक पावरफुल रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगी जो ऊपर वाले मैग्नेट को ऊपर की तरफ पुश करेगी। और यही अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स उस मैग्नेट पर नीचे की तरफ लगने वाली ग्रेविटी के पुल को परफेक्टली बैलेंस कर देती है। और जैसे ही ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होती हैं, बूम, मैग्नेट हवा में फ्लोट करने लगता है। और ये जो मैग्नेटिक लेविटेशन का प्रिंसिपल है ना, ये सिर्फ ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इसको यूज किया जाता है बहुत ही एडवांस्ड रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में, जैसे कि मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, जिनको हम शॉर्ट में मैगलेव ट्रेन्स कहते हैं। ये जो ट्रेन्स हैं, ये बिल्कुल वही रिपल्शन का प्रिंसिपल यूज करती हैं जो हमने अभी देखा। पावरफुल मैग्नेट्स इस ट्रेन को ट्रैक से थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखते हैं हवा में। इससे क्या होता है, ट्रेन और ट्रैक के बीच का फ्रिक्शन बिल्कुल 0 हो जाता है
और इसीलिए ये ट्रेन्स 430 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की अनबिलीवेबल स्पीड पकड़ लेती हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक सिंपल सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारी दुनिया को बदल सकती है। चलिए आज डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ये एक ऐसा फोर्स है जिसे हम रोज महसूस करते हैं, पर शायद इसके पीछे की साइंस को इतना नहीं जानते। आपने ये तो जरूर देखा होगा, है ना, जब हम एक प्लास्टिक कॉम्ब को अपने सूखे बालों से यानी ड्राई हेयर से रब करते हैं तो वो कागज के इन छोटे छोटे टुकड़ों को आसानी से उठा लेता है। सोचो, ये मामूली सा कॉम्ब ग्रेविटी के पावरफुल फोर्स को भी चैलेंज कर रहा है, पर इसके पीछे का रीजन क्या है? इस मैजिक को समझने के लिए हमें मैटर के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को देखना होगा, जिसे हम एटम कहते हैं। दुनिया में हर चीज, चाहे वो कोम हो, पेपर हो या हम खुद, इन्हीं एटम से बनी है। तो देखो, हर एटम के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो रब करने से पहले बलून और हेयर जैसे ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, यानी इन दोनों में पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, इसलिए इन पे कोई नेट चार्ज नहीं है। लेकिन जब हम बलून को हेयर पर रब करते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हेयर से निकलकर बलून पर जंप कर जाते हैं। बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद सिचुएशन बदल जाती है, क्योंकि बलून ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, वो अब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और हेयर ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। चार्जेस का ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट्स चार्ज्ड हो जाते हैं तो उनकी इंटरैक्शन के दो सिंपल से रूल्स होते हैं। पहला रूल, लाइक चार्जेस रिपेल, यानी सेम चार्ज वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पुश करते हैं, दूर धकेलते हैं। और दूसरा रूल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इसका मतलब ऑपोजिट चार्ज वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पुल करते हैं, यानी खींचते हैं। देखिए, जैसे यहाँ दो नेगेटिवली चार्ज्ड बलून्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी रिपेल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। चार्जेस के बीच लगने वाले इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को हम साइंटिफिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना। अब आप सोचिए, वही नेगेटिवली चार्ज्ड बलून एक न्यूट्रल वॉल से कैसे चिपक जाता है? एक्चुअली जब चार्ज्ड बलून वॉल के पास आता है तो वॉल के एटम्स के अंदर चार्जेस थोड़े रीअरेंज हो जाते हैं। वॉल के पॉजिटिव चार्जेस बलून की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि बलून कुछ मिनट्स तक ग्रेविटी को डिफाई करके वॉल पर चिपका रहता है। और पता है, ये फोर्स सिर्फ इन छोटी छोटी चीजों तक लिमिटेड नहीं है। नेचर का एक सबसे स्पेक्टेकुलर इवेंट, यानी लाइटनिंग, बिजली का कड़कना, वो भी इसी फोर्स का एक रिजल्ट है। लाइटनिंग बेसिकली एक जायंट इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक सिंगल लाइटनिंग बोल्ट में मिलियंस ऑफ वोल्ट्स का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। कंपेयर करें तो हमारे घरों में सिर्फ 220 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी आती है। इससे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। और आखिरी और सबसे अमेजिंग बात, एटम्स के अंदर, यानी एक बहुत ही छोटे स्केल पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ग्रेविटी के फोर्स से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसी फोर्स की वजह से एटम्स एक दूसरे से जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और पूरी दुनिया एग्जिस्ट करती है। चलो अब डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो सबसे पहले ये ग्रेविटेशनल फोर्स, या जिसे हम सिंपल वर्ड्स में ग्रेविटी भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखो, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब एक ऐसी फोर्स जो चीजों को खींचती है, और इस फोर्स से अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को, हर चीज को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है। एक बात का ध्यान रखना, ये डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। इसे वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, इसको ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, आपने एक बॉल ली और उसको जोर से ऊपर हवा में फेंका। आपने नोटिस किया है जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है उसकी स्पीड स्लो होती जाती है ना? ऐसा क्यों होता है? वेल, इसका रीजन है अर्थ की ग्रेविटी।
ग्रेविटी उस बॉल को लगातार नीचे की तरफ पुल कर रही है, जबकि बॉल ऊपर जाना चाह रही है। तो ये ग्रेविटी उसके मोशन के अगेंस्ट काम करती है और उसे स्लो कर देती है। फिर जब बॉल अपने सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर यानी बिल्कुल पीक पर पहुंचती है, तब एक छोटे से मोमेंट के लिए उसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाती है। वो आसमान में आके एक पल के लिए रुक सी जाती है। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां ग्रेविटी जीत जाती है। बॉल का अपवर्ड मोशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और बस इसके फौरन बाद वो नीचे गिरना शुरू कर देती है। अब देखो, पिक्चर अचानक बदल जाती है। जैसे ही बॉल नीचे आने लगती है, उसकी स्पीड बढ़ने लगती है और तेजी से बढ़ती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अब बॉल का मोशन भी नीचे की तरफ है और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल भी नीचे की तरफ है। दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब ग्रेविटी उसकी दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाती है और उसकी स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करती है। लेकिन सवाल ये है कि स्पीड बढ़ती तो है, पर कितनी तेजी से? तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज जो फ्रीली गिर रही है, उसकी स्पीड हर एक सेकंड में, आई रिपीट, हर एक सेकंड में लगभग 9.8 मीटर्स पर सेकंड बढ़ जाती है। यही है वो मैजिक नंबर, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। इस वैल्यू को बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आपके सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसी से सॉल्व होंगे। एग्जाम्स के लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो क्या ग्रेविटी का काम बस चीजों को नीचे गिराना है? बिल्कुल नहीं, इसका रोल बहुत बड़ा है। यही वो फोर्स है जो हम सबको स्टेबिलिटी देती है, हमें जमीन पर फॉर्मली खड़ा रखती है। और इतना ही नहीं, हमारे प्लैनेट के चारों तरफ ये जो एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट है ना, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, उसको भी ग्रेविटी ने ही पकड़ कर रखा है। सोचो, अगर ग्रेविटी अचानक गायब हो जाए तो हमारे घर, पानी, सब कुछ स्पेस में इधर उधर फ्लाई करने लगेगा। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये फोर्स सिर्फ अर्थ और उसके ऊपर रखी चीजों तक ही लिमिटेड नहीं है, इसकी रीच बहुत दूर तक है। पता है, अर्थ की ग्रेविटी हमारे मून पर भी काम करती है। यही वो कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल पुल है जो मून को एक फिक्स्ड पाथ में, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, हमारे प्लैनेट के चारों तरफ घूमने पर मजबूर करता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये फोर्स कितनी स्ट्रांग होगी, तो जरा इस नंबर को देखो। अर्थ और मून के बीच जो अप्रॉक्सीमेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो है 2 फॉलोड बाय 20 जीरोस, यानी 2 × 10⁻20 न्यूटन्स। आप इमेजिन कर सकते हो ये कितनी ज्यादा है। इतनी मैसिव फोर्स इतने ज्यादा डिस्टेंस पर भी काम कर रही है। ओके, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर आते हैं, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने मूवीज में देखा है कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन के अंदर वेटलेस फील करते हैं, यानी हवा में फ्लोट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या स्पेस में ग्रेविटी 0 हो जाती है? क्या वहां ग्रेविटी है ही नहीं? वेल, इसका जवाब है एक बड़ा सा नो। ये सबसे बड़ा मिथ है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। ग्रेविटी वहां बिल्कुल होती है, ऑलमोस्ट उतनी ही स्ट्रांग। तो फिर वो फ्लोट क्यों करते हैं? क्योंकि वो और उनका स्पेस स्टेशन दोनों एक साथ अर्थ की तरफ कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं। इस स्टेट को कहते हैं फ्री फॉल। वो अर्थ की तरफ गिर रहे हैं, लेकिन उनकी आगे की स्पीड इतनी तेज है कि वो अर्थ से कभी टकराते नहीं, बस उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इट्स लाइक दे कॉन्स्टेंटली फॉलिंग अराउंड द अर्थ। तो अब आप समझे, ये पूरी कहानी सिर्फ अर्थ, मून या हमारे सोलर सिस्टम की नहीं है, इससे भी बहुत बड़ी पिक्चर है। सच तो ये है कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, लिटरली हर एक ऑब्जेक्ट, हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। चाहे वो आपके हाथ में पकड़ा हुआ एक पेन हो या हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर कोई स्टार या गैलेक्सी, सब एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। और इसी फंडामेंटल रूल ऑफ नेचर को हम कहते हैं द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब चलो डिस्कस करते हैं मास और वेट के बारे में। हम सब ना आमतौर पर कहते हैं कि मेरा वेट 60 kgs है। पर एक मिनट, क्या आपको पता है कि फिजिक्स की दुनिया में ये स्टेटमेंट टेक्निकली इनकरेक्ट है? ऐसा क्यों है? चलो, इस एक्सप्लेनर में इसके पीछे का रीजन आराम से समझते हैं। तो इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, मैस। आखिर ये मैस होता क्या है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे आपका फोन या कोई किताब, उसके अंदर जितना भी मैटर है, जो स्टफ उस चीज को बनाता है, बस वही उसका मैस है, सिंपल। और हाँ, ये उसके इनर्शिया का भी एक मेजर होता है। ओके, सो मास को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट हम यूज करते हैं वो है किलोग्राम, जिसे हम केजी लिखते हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एग्जाम में आता ही आता है, इसको दिमाग में बिठा लो, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पूरे यूनिवर्स में हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमेशा, मतलब ये कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होता। इसको ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक एस्ट्रोनॉट है,
और उसका मास यहाँ अर्थ पर है, लेट्स से 70 केजी। अब सोचो, यही एस्ट्रोनॉट रॉकेट में बैठकर मून पर लैंड कर गया, तो अब बताओ वहां उसका मास कितना होगा? थिंक अबाउट इट। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। मून पर भी उसका मास 70 केजी ही होगा। क्यों? सिंपल सी बात है, उसकी बॉडी के अंदर जो मैटर है वो तो कम या ज्यादा नहीं हुआ ना, वो तो उतना ही है। चलो एक और स्टेप आगे जाते हैं। मान लो वो एस्ट्रोनॉट जुपिटर पर चला गया, जहां की ग्रेविटी अर्थ से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इवन देन उसका मास कितना होगा? अगेन 70 केजी ही रहेगा। तो इस सब से हमें क्या सीखने को मिला? क्रूशियल पॉइंट ये है कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये लोकेशन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ओके, तो आई थिंक मास का कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर हो गया है। अब आते हैं इसके कजन वेट पर, जो कि इससे बिल्कुल ही अलग चीज है। वेट क्या है? बेसिकली वेट वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे कोई भी प्लैनेट, जैसे हमारी अर्थ, किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है। इस लाइन को हाईलाइट कर लो, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट इज अ फोर्स, इट्स नॉट मैटर, इट्स अ फोर्स। और इस फोर्स को यानी वेट को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। ये है W = m/g। अब इसमें m तो वही ऑब्जेक्ट का मास है जिसके बारे में हमने अभी इतनी बात की, और ये g क्या है? g है उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल शब्दों में उसकी ग्रेविटेशनल पुल की स्ट्रेंथ। अब देखो, क्योंकि वेट एक फोर्स है तो कॉमन सेंस है कि इसकी SI यूनिट किलोग्राम तो हो नहीं सकती, राइट? ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जहां स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स गवा देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, वेट की SI यूनिट होती है न्यूटन, और इसको हम कैपिटल N से लिखते हैं। सो अब सोचो, हमने कहा W = m/g। मास तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन g की वैल्यू यानी ग्रेविटी की स्ट्रेंथ तो अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग होती है, राइट? अर्थ पर अलग, मून पर अलग। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जगह बदलने पर चेंज होता रहता है। ये मास की तरह कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है। दैट्स द की डिफरेंस। ऑलराइट, ये जो टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम्स के लिए समझ लो एक गोल्ड माइन है। इससे एक ही बार में मास और वेट के सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्लियर हो जाते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं। डेफिनेशन: मास अमाउंट ऑफ मैटर है, वेट एक फोर्स है। SI यूनिट: मास की kg, वेट की न्यूटन। नेचर: ये इंपॉर्टेंट है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, पर वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा प्लैनेट के सेंटर की तरफ होता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, मास कांस्टेंट रहता है बट वेट लोकेशन के साथ बदलता है। इवन इनको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स भी देखो अलग अलग हैं। अभी हमने टेबल में देखा कि वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है स्प्रिंग बैलेंस। और एक बात हमेशा याद रखना, ये डिवाइस वेट मेजर करता है, मास नहीं। ये हुक्स लॉ के प्रिंसिपल पर काम करता है। बेसिकली ये लॉ कहता है कि स्प्रिंग में जो खिंचाव यानी एक्सटेंशन आता है वो उस पर लगने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा वेट होगा स्प्रिंग उतना ही ज्यादा स्ट्रेच करेगा। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपका वेट सिर्फ प्लैनेट्स बदलने पर ही नहीं बदलता। एक्चुअली अर्थ पर ही अलग अलग जगह पर आपका वेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, अगर आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पर खड़े हैं, वहां आप अर्थ के सेंटर से थोड़ा सा दूर हो गए ना, इसलिए वहां पर ग्रेविटी की पुल थोड़ी सी वीकर होती है, और इसका रिजल्ट आपका वेट सी लेवल के कंपैरिजन में वहां थोड़ा सा कम होगा। तो अब आते हैं अपने सबसे पहले वाले सवाल पर। अगर वेट न्यूटन में मेजर होता है तो हमारे घर वाली वेइंग स्केल 60 केजी क्यों दिखाती है? उसे तो न्यूटन दिखाना चाहिए था। इसका रीजन काफी सिंपल है। वो जो मशीन है वो एक्चुअली आपका वेट ही मेजर कर रही है, यानी आपकी डाउनवर्ड फोर्स। लेकिन उसके अंदर एक कैलकुलेशन पहले से ही सेट है। वो मशीन आपके वेट को अर्थ की स्टैंडर्ड ग्रेविटी, जो हम रफली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, उससे इंटरनली डिवाइड कर देती है और उस फोर्स को मास में कन्वर्ट करके स्क्रीन पर दिखा देती है। इसीलिए आपको रीडिंग केजी में दिखती है, भले ही मशीन ने पहले वेट ही नापा हो। एंड फाइनली ये चार्ट ये पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्ट तरीके से समराइज कर देता है। यहां देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास है 1 kg। अब ये 1 kg मास चाहे अर्थ पर हो, मून पर हो या जुपिटर पर, इसका मास तो 1 kg ही रहेगा। बट इसका वेट देखो, अर्थ पर इसका वेट है लगभग 10 न्यूटन। मून की काफी वीक ग्रेविटी में ये सिर्फ 1.6 न्यूटन रह जाता है, और जुपिटर की सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में वही 1 kg मास का वेट हो जाता है लगभग 25 न्यूटन। तो दिस चार्ट क्लियरली शोज मास इज कांस्टेंट बट वेट चेंजेस विद ग्रेविटी। तो चलिए डिस्कस करते हैं बुओयेंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में।
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है। सोचिए जरा, एक तरफ हमारे पास 200,000 टन का विशाल स्टील शिप है जो पानी पर आराम से फ्लोट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसी स्टील की बनी एक छोटी सी नेल यानी कील पानी में जाते ही सीधा डूब जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो सवाल यह है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे ना एक सीक्रेट फोर्स काम करती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड जैसे पानी में जाता है तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक धक्का, एक पुश लगाता है। ये एक ऐसी फोर्स है जो दिखती नहीं पर हमेशा एग्जिस्ट करती है। इसे इनविजिबल अपवर्ड फोर्स को हम एक नाम देते हैं। इसे कहते हैं बोयंट फोर्स। कुछ लोग इसे अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। और एक बात, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। The upward force exerted by a fluid that opposes the weight of a partially or fully immersed object. आसान भाषा में ऑब्जेक्ट का वेट उसे नीचे की तरफ खींचता है और buoyant फोर्स उसे ऊपर की तरफ पुश करती है। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि पानी के अंदर एक बैटल ऑफ फोर्सेस चल रही है, एक असली जंग। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस बैटल में चीता कौन है, नीचे ले जाने वाला वेट या ऊपर उठाने वाला बॉयंट फोर्स। और देखिए, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिलवा सकता है। इसको अच्छे से समझ लो। फ्लोटिंग की कंडीशन बहुत सिंपल है। जब ऊपर लगने वाली बॉयंट फोर्स नीचे लगने वाले वेट से ज्यादा स्ट्रांग हो, मतलब बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट। और सिंकिंग की कंडीशन ठीक इसकी उल्टी है। जब ऑब्जेक्ट का वेट बॉयंट फोर्स से ज्यादा हो, मतलब वेट इज ग्रेटर देन बॉयंट फोर्स। सिंपल सा रूल है। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि एक बैटल चल रही है, लेकिन हमें इस बुयॉन्ट फोर्स की स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा? मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? हम उसे मेजर कैसे कर सकते हैं? और सबसे बड़े सवाल का जवाब हमें दिया ग्रेट साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने अपने फेमस प्रिंसिपल में, जिसे हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और मैं बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम्स के लिए सोने जैसा है। इसको बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड याद करना है। The upward buoyant force that is exerted on a body immersed in a fluid is equal to the weight of the fluid that the body displaces. अब इस प्रिंसिपल को ना रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है। तो चलिए एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से इसको समझते हैं। इमेजिन कीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जो पानी से पूरा ऊपर तक यानी ब्रिम तक भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जैसे ही हम उस कंटेनर में एक पत्थर को डुबोते हैं, वो पत्थर अपनी जगह बनाने के लिए कुछ पानी को बाहर धकेल देगा, राइट? यही जो पानी बाहर निकला है, इसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। और इस पानी को हम एक मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट कर लेते हैं। और पता है, यहीं पर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का असली मैजिक। लेट्स से उस पत्थर पर ऊपर की तरफ 5 न्यूटन्स का बॉयंट फोर्स लग रहा है। तो गेस व्हाट, जब हम उस बाहर निकले हुए पानी का यानी डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट मेजर करेंगे तो वो भी बिल्कुल A to Z एग्जैक्टली 5 न्यूटन्स ही आएगा। इसका मतलब बॉयंट फोर्स हमेशा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के इक्वल होता है। तो इस प्योर एक्सपेरिमेंट से हमें एक बहुत क्रूशल पॉइंट मिलता है। पॉइंट यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा ना, उस पर लगने वाला बॉयंट फोर्स भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो चलिए अब उस नॉलेज के साथ हम अपने ओरिजिनल पजल पर वापस आते हैं, शिप और नेल वाले पजल पर। देखिए, शिप का असली सीक्रेट उसके स्टील में नहीं बल्कि उसके शेप में और उसके हॉलो स्ट्रक्चर में छुपा है। शिप अंदर से ज्यादातर खोखला होता है और उसे डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है कि वो पानी में एक मैसिव वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर पाए। सोचिए, एक 2 लाख टन का विशाल जहाज पानी में उतरता है तो वो अपने ही वेट के बराबर पूरे 2 लाख टन पानी डिस्प्लेस करता है। और जब इतना मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है तो उस पर लगने वाला बॉयंट फोर्स भी इनॉर्मस होता है, जो उसके वेट को आराम से बैलेंस कर लेता है। और अब आते हैं उस बेचारी छोटी सी नेल पर। देखो, नेल सॉलिड है और इसका वॉल्यूम इतना सा है, तो वो कितना ही पानी डिस्प्लेस कर पाएगी? बहुत थोड़ा सा, राइट? और इस थोड़े से डिस्प्लेस्ड वाटर से जो बुयंट फोर्स बनता है वो इतना वीक होता है कि नेल के वेट के सामने टिक ही नहीं पाता और इसीलिए नेल डूब जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ शिप्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इसका एक और अमेजिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है सबमरीन्स। सबमरीन्स को तो आप बोयंसी के प्रिंसिपल का मास्टर कह सकते हो। उनके अंदर स्पेशल टैंक्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बैलेस्ट टैंक्स, और इन्हीं से वो अपने ऊपर नीचे जाने को कंट्रोल करती हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब सबमरीन को समुद्र में नीचे जाना होता है यानी डाइव करना होता है, तो वो अपने बैलेस्ट टैंक्स में पानी भर लेती है। इससे क्या होता है,
सबमरीन का टोटल वेट बढ़ जाता है और वो आराम से सिंक कर जाती है। और जब ऊपर सरफेस पे आना है तो आसान है, वो उस पानी को टैंक से पंप आउट कर देती है, वेट हल्का हो जाता है और वो फ्लोट करके ऊपर आ जाती है। चलिए अब टेक्नोलॉजी से हटकर नेचर का एक अनोखा जादू देखते हैं। आपके सामने है प्यूमिस स्टोन। है तो ये एक पत्थर, लेकिन इसकी सुपर पावर ये है कि ये पानी में फ्लोट करता है। तो ये फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि ये एक स्पेशल वॉल्केनिक रॉक है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एयर बबल्स ट्रैप्ड होते हैं, जैसे एक स्पंज में होते हैं। इन्हीं ट्रैप्ड एयर पॉकेट्स की वजह से इस पत्थर की जो ओवरऑल डेंसिटी है ना, वो पानी की डेंसिटी से भी कम हो जाती है। और रूल तो आपको पता ही है, जिस भी चीज की डेंसिटी पानी से कम होगी वो फ्लोट करेगी। दैट्स वाई ये पत्थर भी आराम से तैरता है।